आज हम लोग रक्त संग्रहण एवं संचयन के आगे का पढ़ेंगे। रक्त का संग्रहण एवं संचयन वैक्यूटेनस सिस्टम से भी हो सकता है। वैक्यूटेनस स्टेराइल प्लास्टिक ट्यूब होती है जिनमें रंगीन कैप होती है और वैक्यूम सील उपस्थित होता है। कैप का रंग ट्यूब में उपस्थित रक्त योगज के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए उनमें प्रतिस्कंदक जैसे कि ईडीटीए, हेपारिन इत्यादि उपस्थित हो सकता है। ग्लूकोज के संचयन के लिए फ्लोराइड योजक उपस्थित होता है जो ग्लूकोज का विघटन नहीं होने देता है, तथा जेल भी उपस्थित होती है जिसकी डेंसिटी रक्त की कोशिकाओं एवं प्लाज्मा के मध्य की होती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के पश्चात रक्त कोशिकाओं को प्लाज्मा से वो मिलने नहीं देती है। ये निर्धारित मात्रा में वैक्यूटेना द्रव संग्रहित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो भी नमूना हम एकत्रित करते हैं उस पर सूचक पत्र लगाकर संग्रहित करना चाहिए और संचयन 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर करना चाहिए। यदि अधिक समय के लिए रखना है तो -20 पर रखना चाहिए, अन्यथा जो घटक हैं रक्त के वो नष्ट होने लगते हैं या खराब होने लगते हैं। नमूने में हीमोलाइसिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कई सारे एनालाइट्स के मापन में हस्तक्षेप करती है। अब हम लोग नमूने के प्रकार एवं प्रतिस्कंदकों के बारे में पढ़ेंगे। प्रायः नैदानिक रसायन के परीक्षण में सीरम का उपयोग करते हैं। पूर्ण रक्त का उपयोग रक्त में उपस्थित गैस के विश्लेषण के लिए, लैक्टेट एवं अमोनिया के मापन के लिए किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज के मापन के लिए फ्लोराइड प्रतिस्कंदक का उपयोग करना चाहिए। ईडीटीए कैल्शियम से बंधन करके रक्त स्कंदन को रोकता है। इसका उपयोग रक्त कोशिकीय गणना, ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेटलिंग रेट का मापन करने के लिए तथा पैक्ड सेल वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए होता है। ट्राइसोडियम सिट्रेट का उपयोग ईएसआर के लिए होता है, वह भी कैल्शियम कीलेट करता है। हेपारिन थ्रोम्बिन नहीं निर्मित होने देता है तथा अन्य स्कंदन कारकों के सक्रियण को रोकता है। सामान्यतः नमूनों का विश्लेषण तुरंत कर लेना चाहिए, अन्यथा उनमें परिवर्तन आने लगता है, या फिर उतनी जितना पहले हो सके उतना पहले कर लेना चाहिए। कुछ समय रखने पर रक्त में निम्नलिखित परिवर्तन आने लगते हैं। ग्लाइकोलिसिस के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घटने लगती है क्योंकि आरबीसी में उपस्थित एंजाइम ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देती हैं। बैक्टीरिया जो उपस्थित होते हैं वो यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। आरबीसी में उपस्थित एस्टर फॉस्फेट जो है उनका जल अपघटन हो जाता है जिसके कारण पीआई का मान, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मान बढ़ जाता है। प्लाज्मा में पोटेशियम का मान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आरबीसी से पोटेशियम प्लाज्मा में आ जाते हैं। प्लाज्मा वो भाग है, यदि रक्त को हम प्रतिस्कंदक के साथ मिलाकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो रक्त के कोशिकीय घटक पृथक हो जाते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आदि पृथक हो जाते हैं, और जो तरल सुपरनेटेंट प्राप्त होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, अर्थात रक्त जिसमें कोशिकीय घटक अनुपस्थित हो उसे प्लाज्मा कहते हैं। सीरम रक्त को बिना प्रतिस्कंदक की उपस्थिति के स्कंदन करने देते हैं। 2 घंटे पश्चात जो द्रव पृथक होता है उसे सीरम कहते हैं। सीरम में कोशिकीय घटक तथा स्कंदन कारक जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन सहित ये घटक अनुपस्थित होते हैं, तो इसे हम सीरम कहते हैं। आज हम लोग रक्त विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। यहाँ जो सारणी में घटक दिए गए वो सामान्य घटक हैं जो मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml उपस्थित होते हैं। रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिकाओं के बंद तंत्र में प्रवाहित होता है। रक्त के जो कोशिकीय घटक हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं जो द्रव प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। शरीर के रक्त का पूर्ण आयतन शारीरिक भार का 8% होता है। जो रक्त की कोशिकाएं हैं वो अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। हीमोग्लोबिन का मापन साली विधि, जिसे एसिड हेमाटन विधि भी कहते हैं, उससे कर सकते हैं, या सयानमेथ हीमोग्लोबिन विधि से कर सकते हैं। सामान्य मान हीमोग्लोबिन का पुरुषों में 13 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि स्त्रियों में 12 से 16.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन की सांद्रता रक्त में अनीमिया में तथा गर्भावस्था की परिस्थितियों में घटती है, जबकि हीमोग्लोबिन का मान रक्त में हीमो कॉन्सेंट्रेशन के कारण बढ़ता है, जो कि
तब उपस्थित होता है जब शारीरिक द्रव की क्षति होती है, जैसे कि अत्यधिक डायरिया होने से या बहुत अधिक उल्टी होने से। इसके अतिरिक्त जो कॉन्जेनाइटल हृदय रोग हैं, जैसे कि एम्फिसिमा और पॉलीसाइथीमिया में भी हीमोग्लोबिन की सांद्रता रक्त में बढ़ जाती है। ग्लूकोज का मापन ऑर्थोटोल्यूडीन विधि या जीओडी पीओडी विधि से कर सकते हैं। इसका सामान्य फास्टिंग मान जो है वो 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। खाने के पश्चात 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक हो सकता है। ग्लूकोज का मान निम्नलिखित रोगों में बढ़ता है, जैसे कि डायबिटीज मिलाइटिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरपिट्यूटरिज्म, एड्रेनोकॉर्टिकल हाइपर एक्टिविटी और यकृत के रोगों में बढ़ता है। ग्लूकोज का मान रक्त में तब घट जाता है जब बहुत अधिक इंसुलिन डायबिटीज मिलाइटिस के रोगी को दे दी जाए। इसके अतिरिक्त कम मात्रा में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो फास्टिंग है वो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपोएड्रेनलिज्म से संबंधित होता है। जब ये इन ग्रंथियों का स्रावन घट जाते हैं तो रक्त में ग्लूकोज का फास्टिंग मान घट जाता है। फिर ब्लड यूरिया का मापन डैम विधि द्वारा किया जाता है। इसका सामान्य मान 12 से 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ये प्रीरीनल, रीनल और पोस्ट रीनल परिस्थितियों में परिवर्तन आ सकता है इसकी सांद्रता में। प्रीरीनल मतलब वृक्क से संबंधित रोग नहीं है इसमें, जैसे कि डायबिटीज मिलाइटिस, डिहाइड्रेशन, शरीर में जल की कमी होना, कार्डियक फेलियर और सिवियर बर्न, बहुत अधिक जल जाना, अधिक बुखार आना, इन सब रोगों में उसका यूरिया का मान बढ़ जाता है रक्त में। वृक्क के रोगों में बढ़ जाता है। और इसके अतिरिक्त पोस्ट रीनल कंडीशन में जब प्रोस्टेट ग्रंथि का मान बढ़ जाता है या पथरी उपस्थित हो मूत्र यूरिनरी ट्रैक्ट में या ब्लैडर में जो है ट्यूमर उपस्थित हो, तब यूरिया का मान रक्त में बढ़ जाता है। यूरिया का मान निम्नलिखित रोगों में रक्त में घटता है जब यकृत के रोग उपस्थित हो या प्रोटीन का कुपोषण हो या गर्भावस्था की स्थिति हो। फिर टोटल प्रोटीन का मापन बायोरेट विधि से किया जाता है। इसका सामान्य मान 6 से 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर है और टोटल सीरम प्रोटीन्स जो हैं वो निम्नलिखित रोगों में घटती हैं। टोटल प्रोटीन का मान निम्नलिखित रोगों में घट जाता है जब वृक्क रोगग्रस्त हो, जैसा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, या अमीनो अम्ल का ठीक से अवशोषण ना हो पाए, या प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म बढ़ जाए, कुपोषण की अवस्था हो जैसे कि क्वाशियोकर में होता है, या यकृत की सिरोसिस हो या अन्य रोग यकृत के उपस्थित हो। टोटल प्रोटीन का मान निम्नलिखित रोगों में बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन, जब जल की कमी हो जाती है तो इसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन दोनों की सांद्रता बढ़ जाती है क्योंकि हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। मल्टीपल माइलोमा की परिस्थिति में टोटल प्रोटीन बढ़ जाता है और उन परिस्थितियों में भी जिसमें ग्लोबुलिन का मान अधिक बढ़ जाता है, जैसे संक्रमण की अवस्था हो, तो भी टोटल प्रोटीन मान बढ़ जाता है। सीरम एल्ब्यूमिन का मापन ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन विधि के द्वारा किया जाता है। सामान्य मान 3.3 से लेकर 4.8 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इस एल्ब्यूमिन की सांद्रता निम्नलिखित रोगों में घट जाती है जब प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण उपस्थित हो, जैसे कि क्वाशियोकर और मरासमस संबंधित रोग हो, यकृत रोगग्रस्त हो क्योंकि यकृत में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो एल्ब्यूमिन के संश्लेषण नहीं हो पाता है, वृक्क रोगग्रस्त हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो मूत्र द्वारा एल्ब्यूमिन उत्सर्जित हो जाता है। यदि एल्ब्यूमिन की सांद्रता तब घट जाती है जब वृक्क रोगग्रस्त हो और जब रक्त में टोटल प्रोटीन का मान 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक घट जाता है तो जल का संग्रहण शरीर में होने लगता है जिससे एडिमा उत्पन्न हो जाता है। या फिर क्रॉनिक हैमरेज हो तो उसमें रक्तस्राव के कारण एल्ब्यूमिन की क्षति होती है। फिर ग्लोबुलिन का मापन, सीरम ग्लोबुलिन जो है उसका मान हम एल्ब्यूमिन
का मान टोटल प्रोटीन से अलग कर देते हैं तो हमें सीरम ग्लोबुलिन का मान मिल जाता है। इसका सामान्य मान 1.8 से 3.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। A/G रेशियो जो है उसमें सीरम एल्ब्यूमिन की सांद्रता अपॉन सीरम ग्लोबुलिन की सांद्रता होती है। A/G रेशियो का सामान्य मान 1.2 से 1 से लेकर 2:1 तक होता है। ये मान जो है संक्रमण की अवस्था के लिए किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ग्लोबुलिन की मात्रा निम्नलिखित रोगों में बढ़ जाती है, जैसे कि यकृत के रोगों में, मल्टीपल माइलोमा में, क्रॉनिक इन्फेक्शन, बहुत अधिक इन्फेक्शन हो जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस इत्यादि में। ग्लोबुलिन्स को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा बैंड्स मिलते हैं। अल्फा 1 ओरोसोम्यूकोइड है, ये सूजन वाले रोगों में या यकृत की सिरोसिस हो तो बढ़ जाता है, और यकृत रोगग्रस्त हो या हाइपोप्रोटीनीमिया हो तो इसका मान घट जाता है। अल्फा 1 फीटोग्लोबुलिन जो है ये अधिक मात्रा में फीटल ब्लड में पाई जाती है, पर इसका मान वयस्कों में हेपेटोसेल्युलर यकृत की कोशिकाओं में अगर कैंसर उपस्थित हो तो इसका मान बढ़ जाता है। अल्फा 2 ग्लोबुलिन जो है वो सेरुलोप्लाज्मिन और हेप्टोग्लोबिन उदाहरण है। सेरुलोप्लाज्मिन जो है गर्भावस्था में या कैंसर मैलिग्नेंसी या ओरल ईस्ट्रोजन थेरेपी के समय बढ़ जाता है और इसका मान विल्सन डिजीज में घट जाता है। हेप्टोग्लोबिन जो है सूजन की परिस्थितियों में बढ़ जाती है। बीटा ग्लोबुलिन्स जो हैं वो निम्नलिखित प्रकार के बीटा लाइपोप्रोटीन, हीमोपेक्सिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन और ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन का मान जो है वो आयरन की जब कमी, लौ की कमी हो जाती है, एनीमिया उपस्थित होता है तो ट्रांसफेरिन की मात्रा बढ़ जाती है। गामा ग्लोबुलिन्स संक्रमण की अवस्था में बढ़ती हैं और सी रिएक्टिव प्रोटीन का मान संक्रमण की अवस्था, सॉलिड ट्यूमर में जब उपस्थित होते हैं तो इसका मान बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन का मापन जो है वो एल्कलाइन पिक्रेट विधि के द्वारा किया जाता है। जैव्स रिएक्शन इसे कहते हैं। सामान्य मान 0.7 से 1.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। क्रिएटिनिन का मान निम्नलिखित रोगों में बढ़ता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो इसकी सांद्रता रक्त में बढ़ जाती है, और 1.5 से 2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक क्रिएटिनिन यदि रक्त में उपस्थित है तो ये बताता है कि वृक्क रोगग्रस्त है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जैसे पथरी वगैरह हो तो भी क्रिएटिनिन का मान रक्त में बढ़ जाता है। यूरिक अम्ल का मापन जो है हेनरी कैरावे विधि के द्वारा किया जाता है। सामान्य मान यूरिक अम्ल का 2 से 5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। यूरिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन कैटाबॉलिज्म का अंतिम उत्पाद है। यूरिक अम्ल का मान गाउट में बढ़ जाता है तो इसलिए इसका मापन करते हैं जिससे हम गाउटी अर्थराइटिस और नॉन गाउटी अर्थराइटिस में पृथक्करण कर सकें, क्योंकि नॉन गाउटी अर्थराइटिस में यूरिक अम्ल नहीं बढ़ता है, जबकि गाउटी अर्थराइटिस यदि होती है तो यूरिक अम्ल का मान बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यूरिक अम्ल का मान यदि वृक्क कार्य करना बंद कर दे, यूरेमिया या ल्यूकेमिया जैसी परिस्थिति हो तो भी इसका मान बढ़ जाता है। फिर सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल का मापन वाटसन विधि के द्वारा किया जाता है। इसका सामान्य मान 150 से 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित रोगों में बढ़ता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, किडनी रोगग्रस्त हो, नेफ्रोसिस, डायबिटीज मिलाइटिस हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो और मिक्स एडिमा के रोगों में बढ़ जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित रोगों में घटता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में, मैल एब्जॉर्प्शन में, अनीमिया में, और बढ़ जाता है यदि ट्राइग्लिसराइड और VLDL का मान बढ़ता है। तो अगर ट्राइग्लिसराइड और VLDL बढ़ रहे हैं तो वो रिस्क बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग होने की संभावना अधिक है। और यदि सीरम ट्राइग्लिसराइड का मान कम है तो ये बताता है कि लाइपोलिसिस अधिक हो रही है, लिपिड्स का विघटन हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति में HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। HDL जो भाग है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। यदि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं तो अथीरोजेनिक कारण बनता है और इसमें हृदय संबंधी रोग होते हैं, एथेरोजेनिक रिस्क बढ़ जाता है। LDL बढ़ जाता है तो वो भी बताता है कि एथेरोजेनिक रिस्क है।
एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का कम होना ये बताता है कि व्यक्ति को कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की संभावना अधिक है। यदि टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का अनुपात 5 से अधिक है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को इस्चेमिक हार्ट डिजीज होने की संभावना अधिक है। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक फास्फोरस का मापन ये गोमोरी विधि के द्वारा किया जाता है। वयस्कों में सामान्य मान पीआई का 2.5 से 4.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। ये मुख्यतः प्राथमिक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में, रिकेट्स में और फैनकोनी सिंड्रोम में घट जाता है। पीआई का मान निम्नलिखित रोगों में घटता है: हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, रिकेट्स और फैनकोनी सिंड्रोम में। और निम्नलिखित रोगों में बढ़ जाता है: हाइपरविटामिनोसिस डी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो पीआई का मान रक्त में बढ़ जाता है। कैल्शियम का मापन ट्रिंडर्स विधि द्वारा किया जाता है। सामान्य मान 9 से 11 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसकी मात्रा रक्त में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और स्टियाटोरिया नामक रोगों में घट जाती है और ये कैल्शियम निम्नलिखित रोगों में बढ़ता है: हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में, हाइपरविटामिनोसिस डी में और मल्टीपल मायलोमा में। हम सब जानते हैं कैल्शियम एक महत्वपूर्ण मिनरल है क्योंकि ये हड्डियों के निर्माण और दांतों वगैरह के लिए आवश्यक होता है। सोडियम का मापन फ्लेम फोटोमेट्री विधि द्वारा किया जाता है। सामान्य मान 133 टू 148 मिलीक्यूलेंस प्रति लीटर है। सोडियम का मान निम्नलिखित रोगों में घटता है: यदि बहुत अधिक डायरिया हो, उल्टी हो या फिर ऐसा वृक्क रोग हो जिसमें लवण का उत्सर्जित होता जा रहा हो या एडिसन्स डिजीज हो। और सोडियम का मान रक्त में निम्नलिखित रोगों में बढ़ता है: यदि डिहाइड्रेशन हो गया हो, डायबिटीज इंसिपिडस हो, लवण की विषाक्तता हो गई हो या कुशिंग सिंड्रोम हो। इन रोगों में सोडियम का मान रक्त में बढ़ जाता है। फिर एसजीओटी और एसजीपीटी का मापन, इनका मापन विधि रीटमैन एंड फ्रैंकल विधि है। एसजीओटी का समान मान 8 to 38 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर है और एसजीपीटी 5 to 35 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर है। एसजीपीटी प्रायः हम लोग यकृत संबंधी रोगों के लिए मापन करते हैं और एसजीओटी हृदय संबंधी रोगों से में अधिक मापन करते हैं। एसजीओटी और एसजीपीटी का मान जो है वो यकृत के रोगों में बढ़ जाता है जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, यकृत संबंधित रोग जैसे कि हेपेटिक नेक्रोसिस या कोई यकृत में संक्रमण हो गया हो तो एएलटी का मान एएसटी के मान से अधिक बढ़ता है, मतलब एसजीपीटी अधिक बढ़ता है एसजीओटी की तुलना में। एसजीओटी का मान मायोकार्डियल इंफार्क्शन में अधिक बढ़ता है। फिर एलडीएच का मापन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि के द्वारा किया जाता है 340 नैनोमीटर पे। सामान्य मान 140 से 280 यूनिट प्रति लीटर है। ये कैंसर न्यूप्लास्टिक अवस्थाओं में बढ़ता है, हीमोलिटिक अनीमिया में और पर्नीशियस अनीमिया में बढ़ जाता है। यदि वृक्क में कोई इंफाक्ट उपस्थित है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो भी इसका मान रक्त में बढ़ जाता है। इसका मान यकृत हृदय संबंधित रोगों में भी बढ़ता है। एसिड फॉस्फेटेस का मापन, इस एसिड फॉस्फेटेस का मापन पैरानाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट विधि द्वारा किया जाता है। सामान्य मान 0.13 से 0.63 यूनिट प्रति लीटर है और इसका मान जो है यदि प्रोस्टेट का कैंसर है, पेजिट रोग है या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो एसिड फॉस्फेटेस का मान रक्त में बढ़ जाएगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेस का मापन विधि एसिड फॉस्फेटेस मापन विधि के सामान्य है, सिर्फ पीएच में अंतर रहता है। सामान्य मान अल्कलाइन फॉस्फेटेस का 20 से 80 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर है। इसका मान रक्त में हेपेटोबिलियरी डिजीज में बढ़ता है, हड्डी संबंधी रोगों में जिनमें ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जिसमें हड्डी निर्माण वाली कोशिकाओं की सक्रियता बढ़ जाती है तो उसमें बढ़ता है, पेजिट्स रोग में बढ़ता है, ऑस्टियोमलेशिया में बढ़ जाता है। फिर बिलीरुबिन का मापन, बिलीरुबिन का मापन वैंडनबर्ग विधि के द्वारा किया जाता है। इसका सामान्य मान 0.3 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। बिलीरुबिन का मान जॉन्डिस पीलिया की अवस्था में बढ़ता है। ये निम्नलिखित प्रकार की होती है: ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसमें पित्त के प्रवाह में रुकावट आ जाती है, यकृत कोशिकाएं यदि रोगग्रस्त है तो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, बहुत अधिक रक्त कोशिकाओं का विघटन हो रहा है तो हीमोलिटिक जॉन्डिस, और
और न्यूनेटल जॉन्डिस जो नए बच्चे, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें जो जॉन्डिस होती है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, उसे न्यूनेटल जॉन्डिस कहते हैं। इनमें बिलीरुबिन का मान रक्त में बढ़ जाता है।